हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन है क्या? तो ये मेल गेमिट है, मेल गेमिट माने स्पर्म। ये फीमेल गेमिट है, फीमेल गेमिट माने एग। जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होता है तो क्या बन जाता है? जाइगोट बनता है। तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होना, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मेल गेमीट कौन है? स्पर्म। और फीमेल गेमीट कौन है? एग है। अब गेमीट्स जो है ये दोनों वो हेप्लॉइड होते हैं और जो जाइगोट बनेगा वो दोनों के फ्यूजन से कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। मतलब कि अगर इसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर कितने होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब बात आई फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे, किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब ये ओवरी है, ओवरी के बाद यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा, ये ट्यूब जो है उसको फेलोपियन ट्यूब या तो ओविडक्ट कहा जाता है। अब ये जो ट्यूब है उसको पार्ट्स में डिवाइड करा है, टोटल 4 पार्ट्स में। ये आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिम्बरी कहा जाता है। उसके बाद वाला फनल शेप, ये वाला एरिया जिसको इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट एरिया जो कि क्या कहा जाता है? एम्प्यूला है। और ये लास्ट में क्या है? इस्थमस का एरिया है। फिम्बरी, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस। अब यहाँ पे ये जो एम्प्यूला वाला रीजन है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे जब सेकेंडरी oocyte मतलब फीमेल गेमीट ओवरी से रिलीज हुआ, ओवरी से फीमेल गेमीट रिलीज हुआ, इधर अंदर आया, यहाँ तक पहुंचेगा एप्रोक्स। अगर यहाँ से स्पर्म आया, ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फर्टिलाइजेशन मोस्टली कहाँ पे होता है? एम्प्यूला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अभी तक हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कहाँ पे होता है। अभी देखने वाले अराइवल ऑफ स्पर्म। इसका मतलब है वजाइना से स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंचता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब पेनिस के थ्रू स्पर्म जो है वो वजाइना में एंटर करता है। अब पेनिस जो है वो क्या डिस्चार्ज करता है? सीमेन डिस्चार्ज करता है। ये सीमेन क्या है? तो ऐसा लिक्विड जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, फ्लूइड प्लस स्पर्म का मिक्सचर, वो क्या है? सीमेन है। अब यहाँ पे जो सीमेन है वो वजाइना के अंदर सिक्रीट होता है। वन टाइम सीमेन सिक्रीशन जब होता है उसके अंदर 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक बार सीमेन के सिक्रीशन के अंदर अप्रोक्स कितने स्पर्म होते हैं? 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पर्म है वो वजाइना तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं, मतलब WBC प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत सारे स्पर्म को इनगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आधे स्पर्म तो इधर ही खत्म हो गए। बाकी के जो भी स्पर्म आगे जाते हैं उनको यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब ऐसी मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से स्पर्म आगे बढ़ सके। अब ये जो स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं? तो 1.5 to 3 mm पर मिनट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्पर्म है वो वजाइना के थ्रू यूट्रस में गए, वजाइना से यूट्रस में गए और यूट्रस से कहाँ पे आते हैं? फेलोपियन ट्यूब पे आते हैं। तो यहाँ तक तो पहुंच गए, उसमें से भी ऑलमोस्ट सारे स्पर्म नहीं बोल सकते, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स ही होते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब का रास्ता फाइंड कर सकते हैं, मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे WBC थे जिसने बहुत सारे स्पर्म को इनगल्फ कर लिया। जो भी स्पर्म इधर आगे पहुंचे हैं उसमें से भी फ्यू थाउजेंड स्पर्म ही ऐसे होते हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे ओवरी में बर्थ से ही बहुत सारे प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्राइमरी oocytes प्रेजेंट है
प्यूबर्टी आने पे कोई ओवरी से कोई प्राइमरी oocyte हर मंथ मियोसिस 1 परफॉर्म करके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थे, प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आने पे कोई ओवरी से हर मंथ ये कोई प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 परफॉर्म करके सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होता है और सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होने पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके हर मंथ कोई ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। इसका जो वीडियो है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनने का, ये पूरी की पूरी प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसका नाम है गेमिटोजेनेसिस। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे प्राइमरी oocytes थे, ये प्राइमरी oocytes में से हर मंथ मियोसिस 1 करके सेकेंडरी oocyte बनते हैं। ये जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte जो ओवरी से रिलीज हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 घंटे के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। मतलब ओवरी से रिलीज होने के बाद जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचता है सेकेंडरी oocyte, तब रिलीज हुआ उसके बाद 24 आवर्स में उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और फर्टिलाइजेशन मोस्टली कौन से एरिया में होता है? एम्प्यूला वाले रीजन के अंदर होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte ऐसा दिखता है, ये उसका न्यूक्लियस है, आसपास के ये जो सेल्स है वो कोरोना रेडियाटा है और ये जो लेयर है वो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है। अब ये सेकेंडरी oocyte इधर पहुंचा, यहाँ से स्पर्म्स एंटर होंगे और ये जो सेकेंडरी oocyte है उसकी सराउंडिंग में आ जाएंगे। अब मियोसिस के 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करके ही तो सेकेंडरी oocyte बना था, फिर ही तो ओवरी से रिलीज हुआ था और फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचा था। अब ये सेकेंडरी oocyte के अंदर अगर स्पर्म की एंट्री हुई तो ही सेकेंडरी oocyte मियोसिस का स्टेप 2 करेगा और एग नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब है अगर ये सेकेंडरी oocyte इधर पहुंचा है, आसपास स्पर्म है बहुत सारे, और अगर स्पर्म है वो एंटर हो गया इसके अंदर, तो ही ये मियोसिस 2 वाला स्टेप कंप्लीट करेगा और सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैपेसाइटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन। इसका डिफरेंस ध्यान से देखना। एक्रोसोम रिएक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी oocyte है, स्पर्म जो है वो यहाँ पे उसकी सराउंडिंग में है। अब स्पर्म ये जो लेयर है, जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है, उसको पेनिट्रेट करेगा, अंदर एंट्री लेने के लिए ये लेयर को पेनिट्रेट करेगा। तो ये क्या हुआ? एक्रोसोम रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन में होता क्या है? ये स्पर्म है, स्पर्म का ये जो आगे केप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम कहा जाता है, ये एक्रोसोम के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज होंगे और ये जो लेयर है जोना पेल्यूसिडा की, उस लेयर को पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे। तो ये एक्रोसोम है, उसके अंदर क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है और ये एंजाइम ये जो प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीन रिच कोट है, जोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है उसको पार करने के लिए हेल्प करेगा। अब तो फिर कैपेसाइटेशन क्या है? कैपेसाइटेशन मतलब एक्रोसोम की रिएक्शन करने के पहले वाला स्टेप, जहां पे सारी प्रिपरेशन होगी, स्पर्म एक्टिव होगा ताकि वो ये एक्रोसोम वाली रिएक्शन कर सके। तो कैपेसाइटेशन क्या है? जब स्पर्म एंटर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही ऐसे सिक्रीशंस निकालता है जो कि हेल्प करेगा स्पर्म को एक्टिव होने के लिए। तो जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज करे, ये जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर एंट्री ले और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो, उसके लिए हेल्प कौन करता है? खुद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ही हेल्प करता है। कैसे? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है वो ऐसे सिक्रीशंस निकालेगा,
और वो सिक्रेशंस क्या करेंगे, स्पर्म में चेंजेस लाएंगे, स्पर्म की मोटिलिटी में चेंजेस लाएंगे, और स्पर्म का जो हेड वाला पोर्शन है, स्पेशली एक्रोसोम जो है, उसके अंदर चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड वाले स्ट्रक्चर में और टेल वाले स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से स्पर्म एक्टिव हो जाएगा और एक्रोसोम रिएक्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म के अंदर। तो कैपेसाइटेशन क्या है, स्पर्म को कैपेबल बनाना कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, मतलब स्पर्म को एक्टिव करना और स्पर्म के अंदर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस करना, जिसके अंदर क्या होगा, ये ऊपर का जो ये लेयर है, ठीक है, उसको थोड़ा रिमूव किया जाता है और एक्रोसोम है उसको मतलब एक्सपोज करा जाता है, फिर आगे की प्रोसेस वो कर देगा पेनिट्रेशन की। जबकि एक्रोसोम रिएक्शन क्या है, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये लेयर को पेनिट्रेट करते हैं, वो एक्रोसोम रिएक्शन है। और कैपेसाइटेशन क्या है, प्रिपरेशन, जिसके अंदर स्पर्म को एक्टिव किया जाता है, स्पर्म के अंदर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस किए जाते हैं, तो वो क्या हो गया, कैपेसाइटेशन हो गया। अब कैपेसाइटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, वो सब एनिमल्स के अंदर कैसा होगा, अलग अलग होता है। ओके, अभी तक हमने पढ़ा कि पहले स्पर्म को एक्टिव किया जाता है, उसके बाद स्पर्म का ये जो केप लाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, वो एंजाइम्स रिलीज करता है और ये एंजाइम ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर को सॉफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो आगे की साइड जा सकता है, सेकेंडरी oocyte की अंदर की साइड मूव कर सकता है। जैसे ही ये जो स्पर्म है, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ पे जैसे ही फ्यूज करता है स्पर्म, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, जैसे ही स्पर्म ने फ्यूज करा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, उसी टाइम यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के अंदर ऐसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर का जो कंटेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, कॉर्टिकल एंजाइम्स, उसको वो बाहर की साइड रिलीज कर देगा ऐसे। इसकी वजह से ये एंजाइम ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर को कैसा बना देंगे, हार्ड बना देंगे। उससे फायदा क्या हुआ कि ये स्पर्म फ्यूज हुआ तो ये अंदर एंट्री ले रहा है, तो आसपास बहुत सारे स्पर्म होंगे ना, अब लेयर कैसे बन गई है, हार्ड, तो दूसरे स्पर्म अंदर नहीं आ सकते। तो एक ही स्पर्म एंटर कर सके, इसके लिए जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना कंटेंट बाहर निकालते हैं और इस ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर वाले लेयर को हार्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म एंटर ना कर सके। ओके, अभी तक हमने क्या देखा कि पहले स्पर्म को एक्टिव करा, उसके बाद क्या हुआ, स्पर्म ने एक्रोसोमल रिएक्शन करी। थर्ड स्टेप क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte था, उसके अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, जिसने एंजाइम्स रिलीज करे और ज़ोना पेल्यूसिडा को क्या बना दिया था, हार्ड बना दिया था। क्यों हार्ड बना दिया, क्योंकि एक स्पर्म ने तो फ्यूजन कर लिया है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इसीलिए एक ही स्पर्म चाहिए था, इसीलिए। अब जो स्टोरी पहले पढ़ी थी वही की वही स्टोरी रिपीट कर रही हूँ कि ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं, मियोसिस 1 परफॉर्म करते हैं, तब वो सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मियोसिस 2 करते हैं, तो एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी oocyte ही अभी तक हम पहुंचे हैं, सेकेंडरी oocyte बन चुका है। जैसे ही स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब स्पर्म फ्यूज करेगा, उसके बाद तुरंत सेकेंडरी oocyte जो है उसके अंदर मियोसिस का स्टेप 2 कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte था, जैसे ही स्पर्म ने एंट्री ली, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा सेकेंडरी oocyte का, और वो एग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एग के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है।
और ये जो स्पर्म एंटर हुआ है उस स्पर्म के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, मेल प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो दो बने थे, अनइक्वल डिवीजन हुआ था, मियोसिस 2 करा तो दो सेल्स बने अनइक्वल डिवीजन से। एक तो एग बना, ये जो एग बना है वो तो काम का है, बट ये जो पोलर बॉडी है वो अब कोई काम की नहीं है, इसको डिजेनरेट कर देंगे। और ये जो एग का न्यूक्लियस है उसको फीमेल प्रो न्यूक्लियस कह देंगे, और ये जो स्पर्म है उसके न्यूक्लियस को मेल प्रो न्यूक्लियस कहा जाएगा, और उसकी टेल है, मिडल पीस है, वो सब भी क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, मेल का प्रो न्यूक्लियस और फीमेल का जो प्रो न्यूक्लियस है वो मिक्स होंगे, और दोनों मिक्स होने की वजह से दोनों न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो भी मिक्सअप हो जाएंगे। तो दोनों के क्रोमोसोम का मिक्स होना वही क्या है, कैरियोगेमी है, और उसी को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। तो ये दोनों के न्यूक्लियस मिक्स हुए जिसकी वजह से क्रोमोसोम मिक्स हुए, जिसको क्या कहा जाता है, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो पूरा सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर जब स्पर्म की एंट्री होती है तभी ही सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस का स्टेप 2 परफॉर्म करके एग के अंदर कन्वर्ट होता है। एग का न्यूक्लियस फीमेल प्रो न्यूक्लियस कहा जाएगा, और मेल का जो स्पर्म का न्यूक्लियस है उसको मेल प्रो न्यूक्लियस कहा जाएगा। दोनों की न्यूक्लियस मिक्स होंगे जिसकी वजह से दोनों के क्रोमोसोम मिक्स अप हुए, और ये प्रोसेस क्या हो गई, एम्फीमिक्सिस या तो कैरियोगेमी हो गई। अभी तक हमने क्या देखा कि स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई, फर्टिलाइजेशन की हो गई। अब ये फर्टिलाइजेशन खत्म होने के बाद क्या होता है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया उसके 24 से 30 घंटे के बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है। क्लीवेज माने वन टाइप ऑफ डिवीजन। तो ये जो जाइगोट है वो एक सेल, सिंगल सेल, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 सेल स्टेज कहा जाता है। तो इसका मतलब है ब्लास्टोमियर क्या है, जो एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं वही ब्लास्टोमियर है। तो ये 2 सेल है तो इसको 2 ब्लास्टोमियर कहेंगे, यहाँ पे 4 सेल है तो इसको 4 ब्लास्टोमियर कहेंगे। मतलब ब्लास्टोमियर क्या है, सेल्स जो ये डॉटर सेल्स बन रहे हैं वही क्या है, ब्लास्टोमियर है। तो जाइगोट था, जाइगोट बना, मतलब ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन थी ना। तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद 24 से 30 घंटे के बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है और 2 सेल का स्ट्रक्चर बनता है एक। अब ये 2 सेल स्ट्रक्चर है उसका सेकेंड डिवीजन होगा। फर्स्ट डिवीजन इधर हुआ, 1 से 2 बने, सेकेंड टाइम डिवीजन होगा, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। बट वो कितने टाइम बाद होगा, 40 घंटे के बाद। मतलब इसके बाद के 40 घंटे नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ना उसके 40 घंटे के बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा 4 सेल स्टेज। अब थर्ड डिवीजन होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद 72 आवर्स होगी, फिर ये बनेगा 8 सेल स्ट्रक्चर बनेगा। फिर 8 सेल स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा, 16 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज मतलब डिवीजन। तो ये है क्या, तो क्लीवेज का मतलब है ऐसा रैपिड डिवीजन होना सेल का, ठीक है। और जाइगोट से ब्लास्टुला तक के डिवीजन को क्या कहा जाता है, क्लीवेज कहा जाता है। तो यहाँ पे जाइगोट 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा बनता है, नॉर्मली ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर बनता है। तो वहां तक की सारी प्रोसेस में ये जो फर्स्ट सेकेंड क्लीवेज है उसी की ही बात करी है। नेक्स्ट, तो मोरूला क्या है, तो ये 8 से 16 सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। इसको बोल लाइक स्ट्रक्चर या तो मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे यहाँ पे 16 सेल स्ट्रक्चर बन चुका होता है। तो 8 to 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है। तो ये जो क्लीवेज हो रहे, ये डिवीजन हो रहे, वो कैसे डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस हो रहा है। बट
क्लीवेज और माइटोसिस में थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। क्या फर्क है? जो माइटोसिस होता है उसके अंदर नॉर्मली क्या प्रोसेस होती है, इंटरफेस लॉन्ग चलता है, बट ये क्लीवेज के अंदर इंटरफेस कैसा होगा, शॉर्ट होगा। यहाँ पे हाई ऑक्सीजन कंजप्शन होगा, नॉर्मल माइटोसिस होता है उसकी कंपेयर में। यहाँ पे फास्ट प्रोसेस होगी जो नॉर्मल माइटोसिस में होती है उसकी कंपेयर में, बस ये थोड़े से इसके अंदर फर्क है। तो ये क्लीवेज कौन सा है, माइटोटिक डिवीजन ही है। तो यहाँ पे जाइगोट था, उसमें से डिवीजन हुआ, 2 सेल स्ट्रक्चर बना, डिवीजन हुआ 4 सेल स्ट्रक्चर, डिवीजन से 8 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल स्ट्रक्चर बना। तो ये क्या बना लास्ट में, हमने यहाँ तक देखा ये क्या है, ये बना मोरूला। ओके, लास्ट में ये मोरूला का स्ट्रक्चर बना था। अब ये जो सेल्स है 32 सेल्स, फिर 64 सेल, 128 सेल्स, ऐसे सेल्स डिवाइड होते हैं और उन सेल्स की एक टाइप की अरेंजमेंट होती है 2 लेयर्स में, ठीक है। ये जो बाहर के जो सेल्स है इसको ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, और ये जो अंदर ये इनर सेल मास है इसको एम्ब्रियोब्लास्ट कहा जाता है, और ये खाली जगह है फ्लूइड वाली जिसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट केविटी है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना वो क्या हुआ, ब्लास्टुला हुआ। तो मोरूला के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ब्लास्टुला आता है, जहाँ पे सेल्स एक टाइप की अरेंजमेंट ले लेते हैं लास्ट में। और ये इनर सेल मास जो है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, बच्चा इस सेल से बनने वाला है मतलब। और ये जो बाहर के जो ये सेल्स है जिसको क्या कहा जाता है, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इम्प्लांट होगा कहाँ पे, वापस से ध्यान से समझना कि यहाँ से रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte को फिर स्पर्म्स थे उसके साथ फ्यूज करा एक स्पर्म के साथ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर जाइगोट ने 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए, फिर मोरूला वाला ये आगे बढ़ता गया। मोरूला आता है ना तब वो यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देता है यूट्रस की साइड में, ठीक है, कि यूट्रस की टूवर्ड्स जाने लगता है। फिर ब्लास्टोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर आता है, और आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ था, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, उसके 7 डेज के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है ये इम्प्लांट हो जाता है। ये अंदर का लेयर जो है ना एंडोमेट्रियम वाला, तो ये जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम वाला लेयर है उसके अंदर अंदर की साइड ये इम्प्लांट हो जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला वाला स्ट्रक्चर इम्प्लांट हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो इनर सेल मास है वो आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और ब्लास्टुला वाले स्ट्रक्चर में केविटी प्रेजेंट होगी, और ये ब्लास्टुला वाला स्ट्रक्चर आगे जाके इम्प्लांट होगा एंडोमेट्रियम में।